नमस्कार शिक्षार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप अपने घर पर स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आपने अपने घर पर बड़ों से अवश्य सुना होगा कि अभी तुम छोटे हो, यह काम मत करो या इस काम में हाथ मत डालो, लग जाएगी। आप जानते हैं ऐसा क्यों है? बिल्कुल सही, ऐसा इसलिए है कि वे आपको नादान समझते हैं। जी हाँ, नादान एक फारसी विशेषण है जिसका अर्थ है बुद्धिहीन होना या इतनी छोटी उम्र का होना जो सामान्य व्यवहार भी न समझता हो। आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 6ठी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 का पाठ 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है नादान दोस्त और जिसे हिंदी साहित्य के सबसे बड़े हस्ताक्षर उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। आइए देखते हैं पाठ में लेखक किन्हें नादान दोस्त कह रहे हैं और क्यों। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता, दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे? केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना? केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी? श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियां खड़ी होंगी कैसे? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी।
श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थीं। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, आंख बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गईं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता था, जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़, वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियां उड़ गईं। केशव ने देखा, कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें भी दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा, दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, न भैया, कहीं तू गिर गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़ियां बार बार कार्निस पर आती थीं और बगैर बैठे ही उड़ जाती थीं। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती,
स्टूल उठाकर कमरे में रख आया, चौकी जहां की थी वहीं रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूं। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते? श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और मां ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा न था कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने मां से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे। अंडे न दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थीं। मां ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नजर नीचे की ओर गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया, अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में, देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। मां ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। मां ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। मां ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। मां, तू वहां पहुंचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। मां, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी मालूम नहीं कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? मां, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। मां को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़ियां वहां फिर न दिखाई दी। तो बच्चों,
कैसी लगी यह कहानी नादान दोस्त? आपने देखा केशव और श्यामा दोनों ने नादानी में अंडों की सुरक्षा करने की जगह उनका नाश कर दिया। अर्थात हमें कोई भी काम नादानी से नहीं, समझदारी से करना चाहिए। जिस विषय का ज्ञान न हो उसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। बड़ों की सलाह के साथ काम करना चाहिए। आइए चलते हैं पाठ के प्रश्नोत्तरों की ओर। पहला प्रश्न कहानी से। अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? बच्चों, आपने पाठ में यह प्रश्नों को पहले ही देख लिया है कि केशव और श्यामा के मन में अंडों के रंग, रूप, आकार को लेकर कितने प्रकार के प्रश्न उठते थे। साथ ही आपने यह भी देखा था कि उनके अम्मा और बाबा को पढ़ाई लिखाई और घर के कामों से फुर्सत न थी। इनको ध्यान में रखकर आप अपना उत्तर बनाएं। अगला प्रश्न, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे? आपको अवश्य याद होगा कि चिथड़ों से अंडों के लिए गद्दी बनवाई गई, टोकरी से धूप की छाया तथा दाना पानी का प्रबंध कर वह चिड़ियों की मदद करना चाहते थे। इस प्रकार आप अपना उत्तर बना सकते हैं। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं बनाएंगे, क्योंकि कहानी पढ़कर आप खुद ही जान गए होंगे कि यह रक्षा थी या नादानी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए कुछ प्रश्न कहानी से आगे के ले लेते हैं। पहला प्रश्न, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या-क्या अनुमान लगाए? यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते? बच्चों, जिस प्रकार केशव और श्यामा ने अंडों के विषय में अनेक प्रश्न पूछे अपने मन में, आपस में, उसी प्रकार कुछ प्रश्न आपके भी हो सकते हैं, उन्हें लिखें। साथ ही साथ आप अगर उनके स्थान पर होते तो क्या प्रबंध करते, यह भी लिखकर अपना उत्तर स्वयं बनाएं। अगला प्रश्न, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? तीसरा प्रश्न, प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा, तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? तीसरे प्रश्न में आप सभी अपने मन मुताबिक कहानी का कोई अन्य शीर्षक दीजिए और साथ साथ उस शीर्षक को देने का कारण भी बताइए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनुमान और कल्पना पर आधारित प्रश्न 1। इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है। अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या-क्या होता? अनुमान करो और अपने साथियों को सुनाओ। बच्चों, गर्मी के दिनों में धूप से बचने के लिए केशव और श्यामा चिड़ियों के लिए अलग प्रबंध कर रहे थे। यदि सर्दी या बरसात के दिन होते तो आप क्या करते? अनुमान लगाइए और अपना उत्तर बनाइए। दूसरा प्रश्न, पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़ियां वहां फिर क्यों नहीं दिखाई दी। इस पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बातचीत करो। बच्चों, पाठ में आपने देखा था कि केशव और श्यामा की माँ अंत में बताती हैं, जब अंडों को मनुष्य छू लेता है तो चिड़िया उन्हें नहीं सेती। इसी कारण या किसी अन्य कारण से वह चिड़िया वहां पर वापस न दिखाई दी हों। इस पर आप स्वयं चर्चा करें और अपना उत्तर बनाएं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे। क्या तुम्हें भी किसी नई चीज या बात को लेकर कौतूहल महसूस हुआ है? ऐसे किसी अनुभव का वर्णन करो और बताओ कि ऐसे में तुम्हारे मन में क्या-क्या सवाल उठे। बच्चों, यह आपके निजी अनुभव पर आधारित प्रश्न है। इसका उत्तर आप स्वयं बनाएं। भाषा की बात।
पहला प्रश्न, श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। ऊपर दिए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे रेखा खींचो। इस प्रश्न को आप स्वयं हल करें। यहाँ पर रेखांकित सर्वनामों पर गौर करें। ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम हैं, जैसे उन्होंने, उनकी, उसने, मैं, आप, मुझे आदि। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा। यहाँ रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे, सब्जी और अंडे की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं, इसलिए ऐसे विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण आते हैं। तुम 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। तीसरा प्रश्न, केशव ने झुंझलाकर कहा। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। केशव घबराकर उठा। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो। झुंझलाकर, बनाकर, घबराकर, टिकाकर और गिड़गिड़ाकर। यह शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि यह बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसे क्रिया हुई। कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह भी है कि यह अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। अब तुम भी इन 5 क्रिया विशेषणों का वाक्यों में प्रयोग करो। चौथा प्रश्न, नीचे प्रेमचंद की कहानी सत्याग्रह का एक अंश दिया गया है। तुम इसे पढ़ोगे तो पाओगे कि विराम चिन्हों के बिना यह अंश अधूरा सा है। तुम आवश्यकता के अनुसार उचित जगहों पर विराम चिन्ह लगाओ। आइए देखते हैं बिना विराम चिन्ह वाला यह गद्यांश। आप इस अंश को एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और देखेंगे कि कहां-कहां पर विराम चिन्ह लगाए जाने चाहिए। आइए देखते हैं कि विराम चिन्ह कहां-कहां पर और कौन-कौन से विराम चिन्ह लगेंगे। उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। पूर्ण विराम। 11 बज चुके थे। पूर्ण विराम। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। पूर्ण विराम। पंडित जी ने बुलाया। अल्प विराम। दोहरा उद्धरण चिन्ह प्रारंभ। खोमचे वाले। विस्मयादिबोधक चिन्ह। दोहरा उद्धरण चिन्ह समाप्त। खोमचे वाला। निर्देशक चिन्ह और फिर दोहरा उद्धरण चिन्ह प्रारंभ करें। कहिए, अल्प विराम। क्या दूं? प्रश्नवाचक चिन्ह। भूख लग आई न? पूर्ण विराम। अन्न जल के बीच में योजक चिन्ह। छोड़ना साधुओं का काम है। अल्प विराम। हमारा आपका के बीच में योजक चिन्ह लगाएं। नहीं के बाद पूर्ण विराम और दोहरा उद्धरण चिन्ह समाप्त करें। मोटे राम। निर्देशक चिन्ह। दोहरा उद्धरण चिन्ह प्रारंभ। अबे। अल्प विराम। क्या कहता है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएं। यहाँ क्या किसी साधु से कम है? पूर्ण विराम। चाहे तो महीने पड़े रहें और भूख न लगे। पूर्ण विराम। तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे। पूर्ण विराम। देखूं तो? अल्प विराम। वहां क्या रेंग रहा है? प्रश्न चिन्ह। मुझे भय होता है। पूर्ण विराम। तो बच्चों, इसी प्रकार किसी भी अंश को ध्यानपूर्वक पढ़कर आप उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाने का अभ्यास करें। चलिए चलते हैं
अगले प्रश्न की ओर। अब हम कुछ गतिविधि आधारित प्रश्न कर लेते हैं। गर्मियों या सर्दियों में जब तुम्हारी लंबी छुट्टियां होती हैं तो तुम्हारा दिन कैसे बीतता है? अपनी बुआ या किसी और को एक पोस्टकार्ड या अंतर्देशीय पत्र लिखकर बताओ। बच्चों, आप स्क्रीन पर एक पोस्टकार्ड और एक अंतर्देशीय पत्र देख सकते हैं। इसी प्रकार का एक पोस्टकार्ड या अंतर्देशीय पत्र खरीदें और अपनी बुआ या किसी अन्य रिश्तेदार या मित्र को अपने इन अनुभवों को लिखकर साझा करें। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी यह कहानी? आशा करती हूँ यह कहानी आपको रुचिकर तो लगी ही होगी, साथ साथ कुछ सीखने को भी मिला होगा। साथ ही आपको पाठ के प्रश्नोत्तर करने में भी सुविधा मिली होगी। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए